बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो नेक्स्ट लेक्चर है इसमें हम रिटेंशन, सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी पढ़ेंगे। अब इसमें जो रिटेंशन है तो रिटेंशन की डिफिनीशन है कि इट इज़ द, आप लोगों ने आसान अल्फाज में ये याद रखना है कि रेजिस्टेंस टू द डिसलॉजमेंट फोर्सेस अलोंग द पाथ ऑफ प्लेसमेंट्स। तो अब कौन कौन से डिसलॉजिंग फोर्सेस है जिसको हमने मिनिमाइज़ करना है ताकि रिटेंशन इंक्रीज़ हो जाए। तो आपकी डिसलॉजमेंट फोर्सेस चीविंग की वजह से हो सकती है, एडहेसिव नेचर के जितने भी फूड्स हैं उसकी वजह से भी डिसलॉजिंग फोर्सेस हो सकती हैं, तो उसको हमने ओवरकम करना है। ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं मैक्सिलरी डेंचर में, और इसके अलावा आपकी मसल्स की वजह से भी डिसलॉजिंग फोर्सेस लगते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूँ तो बकल्स मस्कुलेचर्स जो हैं, अगर ओवर एक्सटेंडेड जो डेंचर है अगर वो हम बनाएंगे तो जो बक्कल फोर्सेस हैं तो वो बक्सीनेटर और मेजेटर मसल से वो डिसलॉजिंग फोर्सेस पर उस पर लगेंगे। इसी तरह लिंगुअल फोर्सेस टंग की वजह से लग सकते हैं। एंड अगर हम टू फॉरवर्ड जो डेंचर है रखें तो फिर लिप्स की वजह से भी एबनॉर्मल फोर्सेस लगते हैं, जिसकी वजह से डेंचर की डिसलॉजमेंट हो सकती है। लास्ट में प्री मेच्योरिटीज़ हैं कि प्री मेच्योरिटी भी जो है आपकी बैलेंस्ड ऑक्लूजन को डिस्टर्ब करती है, और जब बैलेंस्ड ऑक्लूजन डिस्टर्ब हो जाए तो क्या होगा कि डेंचर की रॉकिंग होगी और इस तरह से डेंचर का डिसलॉजमेंट हो जाएगा। तो ये डिसलॉजमेंट फोर्सेस हमने ओवरकम करने हैं और डेंचर की रिटेंशन को इंक्रीज़ करना है। अब जो आप लोगों ने याद रखना है कि रिटेंशन दो तरह का रिटेंशन है, एक प्राइमरी रिटेंशन है और एक सेकेंडरी रिटेंशन है। जो प्राइमरी रिटेंशन है वो बेजल सीट के साथ है, यानी कि जो डेंचर और बेजल सीट के साथ जो जो कांटेक्ट बन रहा है उसी को हम प्राइमरी रिटेंशन बोलते हैं। जबकि जो अदर कंट्रीब्यूटिंग जो फैक्टर्स है, लाइक फॉर एग्जांपल आपकी मस्कुलेचर की वजह से, या जो फॉर एग्जांपल आपकी जो एंड शेप ऑफ द डेंचर और जो फ्लैंजेस की वजह से जो फोर्सेस लगते हैं तो उसको हम सेकेंडरी रिटेंटिव फीचर कहेंगे। अब हमने प्राइमरी रिटेंटिव फीचर में दो चीज़ें पढ़नी है कि एक फिजिकल मींस है और एक मैकेनिकल मींस है, यानी फिजिकल फोर्सेस भी लगते हैं और मैकेनिकल फोर्सेस भी डेंचर के ऊपर लगते हैं, और इन्हीं दोनों को हमने प्राइमरी रिटेंटिव फीचर कहने हैं। अच्छा, इसके बाद आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो फिज़िकल फोर्सेस हैं, यहाँ पे इस पैराग्राफ में एक एग्जांपल दिया है कि फॉर एग्जांपल अगर ग्लास को हम रखें कि दो ग्लासेस है फॉर एग्जांपल्स, इन दोनों जो ग्लासेस है वो ड्राई ग्लासेस हैं। अब ड्राई ग्लासेस को हम जब सेपरेट करेंगे तो सेपरेशंस में कोई रेजिस्टेंस फील नहीं होगा और वो ईज़िली सेपरेट हो जाएंगे। अब एग्जांपल दिया हुआ है कि इसी ग्लास में इसी ग्लास के बीच में हम वाटर्स डालते हैं, यानी एक सरफेस को हम वेट रखते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो इम्परफेक्शन है वो ख़त्म हो जाएंगे, और जब इम्परफेक्शन ख़त्म हो जाएंगे या वो फिल हो जाएंगे तो इसी की वजह से टेम्प्रेरी क्या होगा कि अट्रैक्शन हो जाएगा, और इसी टेम्प्रेरी अट्रैक्शन की वजह से पर जब हम ग्लास को सेपरेट करेंगे तो वो सेपरेट नहीं होगा, तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस इसमें आएगा। तो सेम जो फिनोमेना है, जो सेम फिज़िक्स की जो लॉज है यहीं पे अप्लाई होते हैं कि आपकी जो डेंचर है ये डिपेंड कर रहा होता है आपके सलाइवा पे, कि फॉर एग्जांपल अगर डेंचर वेट है और एक पेशेंट की सलाइवरी जो सिक्रीशन है वो अच्छी है, और एक पेशेंट है जो ज़िरिस्टोमिया का पेशेंट है, तो ऑब्वियसली जिसकी सलाइवरी सिक्रीशन ज़्यादा होगी तो वो पेशेंट क्या होगा कि उसकी डेंचर रिटेंशन भी ज़्यादा होगी, और जो ज़िरिस्टोमिया का पेशेंट होगा उसमें डेंचर रिटेंशन नहीं होगी। तो ये इस पैराग्राफ में आप लोगों ने खुद पढ़ना है। अच्छा, इसके बाद जो फिज़िकल फोर्सेस हैं, फिज़िकल फोर्सेस कौन कौन से डेंचर में आपने कौन कौन से फैक्टर की कंसिडरेशन करनी है। इसमें जो सबसे पहले हैं एडहीजन्स। एडहीजन मीन्स कि जो आपके अनलाइक मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरेक्शन होता है उसी को हमने एडहीजन बोलना है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर डेंचर में कहें तो जो डेंचर और सलाइवा के बीच में जो इंटरेक्शन है, डेंचर या सलाइवा के बीच में, या अगर मैं कहूँ कि डेंचर सलाइवा एंड म्यूकोसा के बीच में जो इंटरेक्शंस हैं इसी को हमने एडहीजन कहना है। तो ये एडहीजन एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है जो अनलाइक मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है, और डेंचर के केस में
it is the interaction between saliva in oral mucosa or saliva in the dentures. अब कोहिजन क्या है? कोहिजन मीन्स कि लाइक मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंट्रैक्शन होता है उसी इंट्रैक्शन को हमने कोहिजन्स बोलना है. फॉर एग्जांपल सलाइवा की जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में जो इंट्रैक्शंस है वो कोहेसिव नेचर का है. इसके अलावा जो इंटरफेशियल सरफेस टेंशन है, व्हाट इज़ इंटरफेशियल? अच्छा, तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो इंटरफेशियल सरफेस टेंशन है, लेट्स सपोज दिस इज सरफेस 1, इसको मैं S1 का नाम बोलता हूँ, और ये जो सरफेस 2 है दैट विल बी कंसीडर इज S2. इन दोनों के बीच में एक थिन फिल्म है जिसको हम अगर कंप्लीट डेंचर में कहें तो दिस इज सलाइवा. अब सलाइवा इज प्रेजेंट इन बिटवीन द डेंचर और म्यूकोसा. अब इसमें क्या है कि सलाइवा में कोहेसिव इंट्रैक्शंस है. इसी कोहेसिव इंट्रैक्शन की वजह से क्या होगा कि जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं सलाइवा के, वो सरफेस मॉलिक्यूल्स स्प्रेड होके एक सरफेस पे अट्रैक्ट करेंगे दूसरे सरफेस को. इसी अट्रैक्शंस को हम बोलते हैं कि द रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय दिस थिन फिल्म to the separations of these two surfaces is called interfacial surface tension. अब सलाइवा ने इंटरेक्ट किया है डेंचर को और म्यूकोसा को, जिसकी वजह से दोनों की इंटरेक्शंस हो गई है और सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं. तो इसी सेपरेशन की जो रेजिस्टेंस है इसी को हमने इंटरफेशियल सरफेस टेंशन का नाम देना है. अब सलाइवा में क्या है? सलाइवा में कोहेसिव फोर्सेस है. इसी कोहेसिव फोर्सेस में क्या है कि जो इंटरनल सलाइवरी मॉलिक्यूल्स है, इंटरनल सलाइवरी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या करेंगे कि जो आपके सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे, सरफेस मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेंगे. सरफेस मॉलिक्यूल्स की जब इंट्रैक्शंस होगी इंटरनल सलाइवरी मॉलिक्यूल्स के साथ, इसी की वजह से क्या होगा कि आपकी इंटरफेशियल सरफेस टेंशन होगी. और इसी इंटरफेशियल सरफेस टेंशन की वजह से आपकी जो डेंचर के अट्रैक्शंस है किसके साथ? आपकी सलाइवा और म्यूकोसा के साथ वो फिर होगा. अच्छा, नेक्स्ट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इट इज़ बाय द डिफिनीशन कि द प्रेशर विच इज़ कॉज्ड बाय द वेट ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यूज़ हैं वो 14.7 psi है. अब हमने डेंचर में कैसे याद रखना है कि जो डेंचर और लेट सपोज म्यूकोसा के बीच में जो सरफेस है इसमें नेगेटिव एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट होगा. जब हम डेंचर की इंसर्शन की बात करें कि जब डेंचर की इंसर्शन होती है तो डेंचर और म्यूकोसा के बीच में नेगेटिव एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, जबकि डेंचर के बाहर क्या होगा कि पॉजिटिव एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा. इसी पॉजिटिव एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने डेंचर को रिटेन करना है आपकी म्यूकोसा के साथ. तो दिस इज हाउ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर increases, this is how the atmospheric pressure retain the denture with the oral soft tissue. इसके बाद कैपिलरी रिएक्शंस है कि कैपिलरी रिएक्शन फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि कैपिलरी रिएक्शन इट causes the liquid to rise in the capillary tubes. So आप लोगों ने डेंचर में कैसे याद रखना है कि इट spread the molecules throughout the surface of the denture, which increases the capillarity, and that will result in the retention of a denture to the mucosa. And the last one, gravity. अब जो gravity में आप लोगों ने याद रखना है कि इसकी जो ग्रेविटी मैक्सिला में कंसीडर करें तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस के फिर नुकसान है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से रिटेंशन लॉस हो जाएगी. और जो मैंडिबुलर डेंचर की अगर हम बात करें तो मैंडिबुलर डेंचर में ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से फिर क्या होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से डेंचर की रिटेंशन इंक्रीज हो जाएगी. अब आप लोगों ने ये याद रखना है कि अगर मैंडिबुलर डेंचर को हमने क्या बनाना, मैसिव बनाना है, तो मैसिव बनाने की रीज़न्स ये है कि हमने ग्रेविटेशनल फोर्सेस को इंक्रीज़ करना है और
इन्हीं ग्रेविटेशनल फोर्सेस की पॉजिटिव इम्पैक्ट है किस पे, आपकी डेंचर पे। लेकिन जो मैक्सिलरी डेंचर है उसको हमने थिन बनाना है और लेस मैसिव बनाना है। इसका रीज़न ये है कि जितना ही मास कम होगा उतनी ही ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगी, और जब ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगी तो डेंचर पे फोर्स नहीं लगेगा और आपकी डेंचर की रिटेंशन ज़्यादा होगी इन केस ऑफ मैक्सिलरी। तो अब इधर एक एग्जांपल दिया है कि हम जो मैंडिबुलर डेंचर में गोल्ड डेंचर बेसिस देते थे। इसकी रीज़न ये है कि गोल्ड डेंचर बेसिस को हमने मैसिव बनाना था, और इसी मैसिव बनाने की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस है वो इंक्रीज़ होती थी, और इसकी वजह से रिटेंशन की भी इंक्रीज़ होती थी। इसके अलावा अब कौन कौन से फैक्टर्स है कि जिसकी वजह से डेंचर की अच्छा, नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है, ये हमने पढ़ना है कि कौन कौन से फैक्टर्स है जिस पे डिपेंड करता है आपका जितने भी हमने फिज़िकल फोर्सेस पढ़े हैं, ये फिज़िकल फोर्सेस डिपेंड करते हैं आपकी सलाइवा पे। अब ये सलाइवा इज़ द मेन फैक्टर कि आपने सारे फोर्सेस में याद रखना है कि अगर आपका एडहेजन होता है तो भी सलाइवा की वजह से है, कोहेजन है तो भी सलाइवा की वजह से है। इस तरह इंटरफेशियल सरफेस टेंशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कैपिलरिटी एंड ग्रेविटी, ये आपकी सलाइवा पे डिपेंडेंट है। तो ऑल जो फिज़िकल जो प्रॉपर्टीज़ या जो फिज़िकल फोर्सेस हमने पढ़े हैं वो सलाइवा पे डिपेंडेंट है। अब सलाइवा में हमने दो चीज़ें कंसीडर करनी है कि एक क्वांटिटी ऑफ सलाइवा है, एक क्वालिटी ऑफ सलाइवा है। अब क्वांटिटी में आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो क्वांटिटी, अगर इंक्रीज क्वांटिटी में सलाइवा है तो वो गुड रिटेंशंस है, और अगर लेस इन अमाउंट है तो फिर बैड रिटेंशन होगा, लेस रिटेंशन होगा। और ये मैंने आपको समझाया भी है कि जो ज़ीरोस्टोमिया के पेशेंट हैं उसमें जो क्वांटिटी ऑफ सलाइवा है वो कम होगा, और इसकी वजह से रिटेंशन फिर डिक्रीज़ होगा। नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है कि क्वालिटी ऑफ सलाइवा। क्वालिटी ऑफ सलाइवा में आप लोगों ने ये याद रखना है कि फॉर एग्जांपल्स एक थिन सलाइवा है, एक म्यूकस थिक सलाइवा है, जिसको हम थिक सलाइवा को हम म्यूकस सलाइवा भी बोलते हैं। अब थिन सलाइवा में आप लोगों ने ये याद रखना है कि थिन सलाइवा में थिन सलाइवा में आप लोगों ने याद रखना है कि थिन सलाइवा की स्प्रेडिंग अच्छी होती है, स्प्रेडिंग्स, और जो थिक सलाइवा है इसकी जो स्टिकीनेस है वो अच्छी होती है। लेकिन एक्सेसिव थिक सलाइवा की जो अगर हम एक्सेसिव थिक सलाइवा करें तो एक्सेसिव थिक सलाइवा की वजह से फिर क्या होगा कि म्यूकस प्लाक बनेगा, और म्यूकस प्लाक की वजह से फिर क्या होगा, म्यूकस प्लाक की वजह से फिर हाइड्रोलिक प्रेशर होगा, और हाइड्रोलिक प्रेशर की वजह से फिर क्या होगा कि डेंचर की रिटेंशन लॉस हो जाएगी, डेंचर रिटेंशन लॉस हो जाएगी। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो ना तो हमने जो है तो बेस्ट कौन सा सलाइवा है, फिर मिक्स सलाइवा है। इसका रीज़न ये है कि जो म्यूकस और ये इस सिर सलाइवा की कम्बिनेशन है, तो इट मीन्स कि जो स्प्रेडिंग है वो भी होगी, या जिसको हम वेटेबिलिटी कहते हैं, वेटेबिलिटी प्लस जो स्टिकीनेस है दोनों इसमें होगा, और इस तरह से आपका मिक्स सलाइवा सबसे बेस्ट सलाइवा है। नेक्स्ट फिर सरफेस एरिया है कि जितना सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा उतनी ही डेंचर की रिटेंशन होगी, जितना सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा उतनी ही आपकी डेंचर की रिटेंशन इंक्रीज़ होगी। और ये आप लोगों ने याद रखना है कि जो मैक्सिलरी डेंचर है उसका ओवरऑल सरफेस एरिया इंक्रीज़ है, तो जिसकी वजह से मैक्सिलरी डेंचर की रिटेंशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो मैंडिबुलर डेंचर है। और एक प्रोसीजर है कि अगर किसी भी डेंचर के लिए हमने स्पेस बनाना है, सरफेस एरिया इंक्रीज़ करना है, तो इसके लिए दो प्रोसीजर हैं, एक वेस्टिब्यूलोप्लास्टी है और एक रिज एगमेंटेशन की प्रोसीजर है। अब आप लोगों ने ये याद रखना है कि वेस्टिब्यूलोप्लास्टी और जो रिज ऑगमेंटेशन के प्रोसीजर्स हैं ये दोनों सर्जिकल प्रोसीजर है, और ये हम प्री प्रोस्थेटिक्स में भी पढ़ेंगे। अब ये आप लोगों ने डिफिनीशन याद रखनी है कि जो वेस्टिब्यूलोप्लास्टी है, it is the pre-prosthetic surgery done to increase the depth of vestibules to improve the denture retention and stability. For example, एक पेशेंट है जो कि जिसकी फॉर एग्जांपल वेस्टिब्यूलर जो डेप्थ है वो कम है, लाइक फॉर एग्जांपल जो वेस्टिब्यूलर डेप्थ है वो कम है,
तो उसमें हम एक सर्जरी करते हैं जिसको हम वेस्टिब्यूलोप्लास्टी बोलते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं कंसीडर करता हूँ कि जो ये दैट सपोज दिस इज़ द रेजिडुअल अल्वियोलर रिज, और ये लिंगुअल साइड है और ये बकल साइड है, एंड दिस वन इज़ अ लिप्स। फॉर एग्जांपल इसमें हम क्या करते हैं कि जो अटैचमेंट है, ये अटैचमेंट लेवल को हम डाउनवर्ड लेके आते हैं, और इसी की फिर वजह से क्या होगा कि जो आपकी अल्वियोलर बोन है, इसकी अटैचमेंट वेस्टिब्यूल के साथ बेसल साइड पे आ जाएगी, और इससे जो अल्वियोलर बोन है वो उसकी हाइट इंक्रीज़ हो जाएगी, और इसी हाइट से ओवरऑल सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा। इसी सरफेस एरिया की इंक्रीज़ होने की वजह से फिर रिटेंशन इंक्रीज़ होगा। सेम एक दूसरा प्रोसीजर है जो कि इधर बुक में दिया है कि रिज ऑगमेंटेशन है। तो रिज ऑगमेंटेशन भी सर्जिकल प्रोसीजर है which is performed to increase the height in the width of residual alveolar ridge for the better denture support in retentions। इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि लेट्स सपोज दिस वन इज़ अ रेजिडुअल अल्वियोलर रिज जिसकी हाइट भी कम है और विड्थ भी कंप्रोमाइज्ड है। लेट्स सपोज दिस वन इज़ ऑर्डर 6। ऑर्डर 6 हम कल हमने पढ़ा था कि ऑर्डर 6 में जो है सवियर केस होगा कि जिसमें बोन लॉस होगा या तो डिप्रेस्ड बोन होगा। अब इसमें हमने ग्राफ्टिंग करके क्या करना है कि ग्राफ्ट करने से इसकी हाइट भी इंक्रीज़ होगी और इसकी विड्थ भी इंक्रीज़ होगी, और इसी के बेसिस पे क्या होगा कि जो रिटेंशन है, रिटेंशन इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये दो प्रोसीजर्स है जिसकी वजह से हमने सरफेस एरिया को इंक्रीज़ किया, और सरफेस एरिया की इंक्रीज़ होने की वजह से रिटेंशन इंक्रीज़ होगी। इंटीमेसी ऑफ कंटेक्ट्स में आप लोगों ने याद रखना है कि डेंचर की लूज फिटिंग नहीं होनी चाहिए, वेल एडॉप्टेड होना चाहिए, वेल फिटिंग होनी चाहिए। तो इससे इंटीमेसी ऑफ कंटेक्ट रहेगा और डेंचर की रिटेंशन फिर होगी। एंड लास्ट के आप लोगों ने क्या याद रखना है कि पेरिफेरल सील्स को मेंटेन रखना है। लाइक पेरिफेरल सील्स में हम पोस्टीरियर पैलेटल सील्स इन केस ऑफ मैक्सिलरी डेंचर हम पढ़ेंगे कि हम कैसे लाएंगे, पेरिफेरल सील कैसे लाएंगे, एंड कि जो आपकी जो पेरिफेरल फ्लेंजेस हैं, बक्कल फ्लेंजेस हैं, या जो कोरोनाइड एरिया पे जो फ्लेंजेस बन रहे होते हैं उसको हमने कैसे कांटेक्ट में लाने हैं, कैसे ओवर एक्सटेंड नहीं करने हैं, ये हम पढ़ेंगे बाद में। अच्छा, इसके बाद ये जितने भी हमने फैक्टर्स पढ़े हैं, दीज ऑल वर द फैक्टर्स जिसकी वजह से आपके सारे फिजिकल फोर्सेस इफेक्ट हो रहे थे। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, अब ये पढ़ेंगे कि व्हाट आर द मैकेनिकल एड्स इन द डेंचर रिटेंशंस। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या याद रखना है कि अंडरकट। तो अंडरकट की डिफिनीशन याद रखें कि हमने रेजिडुअल अल्वियोलर रिज को लेना है या डेंटल आर्च को लेना है। इसी डेंटल आर्च की अगर हम क्रॉस सेक्शन की बात करें कि हमने क्रॉस सेक्शन किया बाय द डिफिनीशन ऑफ अंडरकट, कि अंडरकट इज़ द रेजिडुअल अल्वियोलर रिज या डेंटो अल्वियोलर आर्च है, कि जब इसकी हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं, इन क्रॉस सेक्शन पे इसका जो कंटूर होता है, दैट कंटूर प्रिवेंट द डेंचर इंसर्शंस, इसी को हमने अंडरकट बोलना है। अब अंडरकट की डिफिनीशन आप लोगों ने क्या याद रखनी है कि इट इज़ द रेजिडुअल अल्वियोलर रिज और डेंटो अल्वियोलर आर्च अपॉन इट्स क्रॉस सेक्शन विच प्रिवेंट द डेंचर इंसर्शन, दैट इज नोन एज अंडरकट। जो रिटेंशन है वो प्रिवेंट होगी क्योंकि इसमें अंडरकट बन रहा है। अच्छा, जो अंडरकट जब बनेगा तो अंडरकट की रीजंस, अंडरकट की वजह से फिर क्या क्या हो सकता है। अंडरकट की वजह से एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि दिस इज़ द मैकेनिकल मीन्स फॉर द रिटेंशन। इसकी वजह से रिटेंशन भी इंक्रीज़ होगा। अगर डेंचर की इंसर्शन मुश्किल होगी तो डेंचर की रिमूवल भी मुश्किल होगी। इट इज़ बिकॉज कि इसका जो पैरेलल पाथ है वो डिस्टर्ब हुआ है। देखें इस साइड पे, देखें कि इस साइड पे जो डेंचर की इंसर्शन है वो भी पैरेलल है, और इस साइड पे जो डेंचर की रिमूवल है वो भी पैरेलल होगा। अब इस साइड पे देखें कि डेंचर की इंसर्शन भी पैरेलल नहीं है और जो डेंचर की रिमूवल है वो भी पैरेलल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अंडरकट बन रहा है। अब इस अंडरकट की वजह से क्या होगा कि जो डेंचर है, एक तो डेंचर की रिटेंशन तो होगी, लेकिन अपॉन इंसर्शन इन अपॉन रिमूवल पेशेंट को पेन होगा। पेशेंट को क्या होगा कि पेन होगा। तो इसलिए जो अंडरकट है, अंडरकट को हमने ख़त्म करना है, और इसको एज अ मैकेनिकल मीन्स हमने नहीं लेना है।
इसका रीज़न मैंने बताया कि जो बुनी प्रोमिनेंसेस है अगर कोरोनाइड या कोरोनल रीजन्स पे है तो ये पेनफुल होगी, और इस तरह से पेशेंट को ड्यूरिंग इंजर्शंस एंड ड्यूरिंग रिमूवल फिर पेन होगा। तो अंडरकट को इसलिए हमने ख़त्म करना है। नेक्स्ट जो हम इसमें पढ़ेंगे कि ओवरडेंचर अटैचमेंट। ओवरडेंचर में आप लोगों ने याद रखना है कि ओवरडेंचर इज़ द डेंचर which is given on the tooth or the parts of tooth like roots पे हम जो डेंचर देते हैं उसको हमने ओवरडेंचर कहना है। ओवरडेंचर में हम एक प्रिसीजन अटैचमेंट देते हैं, बार एंड क्लैप्स अटैचमेंट देते हैं, या मैग्नेट्स की अटैचमेंट देते हैं। अब आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो हमने पढ़ना है कि जो ओवरडेंचर में हम कैसे अटैचमेंट दे सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ये प्री मोलर्स है, इसी प्री मोलर पे हमने प्रिपरेशन बना ली कि जो प्रिपरेशन, इसी प्रिपरेशन को हमने क्या बोलना है कि मेटल रिसेप्टर्स और फीमेल स्पार्ट की जो प्रिपरेशन हम बनाते हैं। फिर इसमें लेट्स सपोज दिस वन इज़ द ब्रिज, इन ब्रिज की जो ये वाली अटैचमेंट है इसी को हमने प्रिसीजन अटैचमेंट कहना है। अब बार एंड क्लैप्स की जो मैकेनिज्म्स है कि एक बार है ये हमने डेंचर में देना होता है, या जो रिसेप्टर साइड पे है, रिसेप्टर साइड पे बार देंगे और जो डेंचर साइड पे है वो क्लैप्स देंगे। तो ऐसे जो है ये बिल्कुल बन जाएगा कि लेट्स सपोज दिस इज़ द बार इन दैट माय फिंगर्स आर लाइक क्लैप्स। सो बार एंड क्लैप्स वाला मैकेनिज्म भी ये है। और पैर मैग्नेट की आप लोग इसमें मैग्नेटिज्म होगी और इसकी वजह से फिर रिटेंशन होगी। तो ये सारे मैकेनिकल्स मीन्स है जिसकी वजह से रिटेंशन होगी। फिर इम्प्लांट है, इम्प्लांट की सपोर्ट्स की वजह से भी आपकी जो रिटेंशन है वो हो जाती है। म्यूकोजल एंजर्ट्स है कि रिसेप्टल साइड्स पे हम कुछ मशरूम लाइक्स मेटल्स देते हैं, इसी की वजह से फिर डेंचर की रिटेंशंस होगी। और रबर सक्शंस डिस्क एंड जो सक्शन चैम्बर्स है, इन दोनों में जो मैकेनिज़म्स हैं वो सेम है कि जो डिस्क और जो टिश्यू साइड है इसी साइड पे हमने नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करना होता है और बाहर के साइड पे हमने पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करना होता है। जो नेगेटिव साइड है इसमें वैक्यूम क्रिएट होगा, इसी वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से जो अटैचमेंट है वो हो जाएगी। इन दीज टू मेथड्स आर नॉट रिकमेंडेड नाउ। तो ये आप लोगों ने पढ़ने हैं फिर। एंड लास्ट जो है मैग्नेटिज्म है या जो मैग्नेट्स है ये रिसेप्टर साइड और जो डेंचर के साइड पे देने हैं। तो इसकी वजह से भी जो मैकेनिकल मीन्स है जिसकी वजह से रिटेंशन होगा। फिर सेकेंडरी रिटेंटिव फीचर नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे कि सेकेंडरी रिटेंटिव फीचर इन द अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग द डेंचर। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि सेकेंडरी फीचर में एक तो सराउंडिंग मस्कुलेचर्स है। अब सराउंडिंग मस्कुलेचर में आप लोगों ने ये सारे मसल्स याद रखने हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल चीक्स के मसल्स। अच्छा, सबसे पहले तो ये याद रखें कि सेकेंडरी रिटेंटिव जितनी भी फीचर्स हैं वो इनका कांटेक्ट डायरेक्टली बेजल बोन के साथ या जो बेजल्स एरिया के साथ डायरेक्टली नहीं आएगा। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, वो प्राइमरी रिटेंटिव फीचर में फिर आएगा। कि जो चीक मसल्स हैं लाइक फॉर एग्जांपल्स बक्सिनेटर्स मसल्स हैं तो वो भी डिसलॉजमेंट फोर्सेस अगर हम ओवर एक्सटेंडेड डेंचर बनाएं तो उसमें फिर क्या होगा कि जो फोर्सेस है डिसलॉजमेंट के वो ज़्यादा होंगे और इसी की वजह से फिर डेंचर की डिसलॉजमेंट होगी। तो हमने क्या करना है कि ओवर एक्सटेंशन नहीं करनी है डेंचर की। तो अगर बक्कल फ्लैंजेस अगर हम ओवर एक्सटेंड ना करें तो फिर इस तरह से आपकी जो डेंचर की रिटेंशन है वो कंप्रोमाइज़ नहीं होगी। सेम लिप साइड पे है कि अगर हम टू फॉरवर्ड प्लेसमेंट करते हैं डेंचर की तो फिर क्या होगा कि लिप्स की वजह से डिसलॉजमेंट फोर्सेस क्रिएट होंगे जिसकी वजह से डेंचर रिटेंशन लॉस होगी। तो आप लोगों ने याद रखना है कि फिर मॉड्यूलस है। मॉड्यूलस मींस कि आपकी जो कॉर्नर ऑफ द माउथ बन रहा है जिसमें मुख्तलिफ जो मसल्स है इनके फाइबर्स होते हैं और इनकी वजह से डिफरेंट जो मसल्स हैं इनकी वजह से फोर्सेस क्रिएट होते हैं। तो ये भी डिसलॉजमेंट इनकी वजह से भी डिसलॉजमेंट हो सकती है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि इसमें ओवरकम करने हैं।
टोंग की वजह से लिंगुअल फोर्सेस क्रिएट होंगे। अगर हम अगर डेंचर में लिंगुअल फ्लैंजेस की अगर हम एक्सटेंशन करते हैं तो फिर टोंग की वजह से ज़्यादा फोर्सेस क्रिएट होंगे, या जो टीथ है वो हम लिंगुअली प्लेस करते हैं तो टोंग की वजह से एबनॉर्मल फोर्सेस लगेंगे, फिर जिसकी वजह से रिटेंशन लॉस होगा। तो हमने ये भी ओवरकम करने हैं। फ्लोर ऑफ द माउथ इज़ द मोस्ट मूवेबल पार्ट के स्वेलिंग एक्शंस है, या जो लेट सपोज swallowing है, या जो हम बात करते हैं, तो इसमें फ्लोर ऑफ द माउथ की जो मूवमेंट्स हैं वो होती हैं, और इसी की वजह से फिर क्या होगा कि डेंचर की अगर हमने ज़्यादा ओवर एक्सटेंशन की है तो इसकी वजह से फिर रिटेंशन लॉस होगी। तो हमने ये याद रखना है कि इसको भी ओवर एक्सटेंडेड नहीं रखना है। सॉफ्ट पैलेट अगर हम पोस्ट पैलेटल सील में ओवर एक्सटेंडेड या पोस्ट डैम्प्ड जो डेंचर है वो रखें तो फिर सॉफ्ट पैलेट की मूवमेंट्स होगी और इसकी वजह से डेंचर की रिटेंशन लॉस होगी। एंड अगर लास्ट में ये याद रखना है कि जो डिस्टोबकल रीजन है, जो डिस्टोबकल रीजन है इसमें मेसेटर मसल्स की जो फोर्सेस है वो लगते हैं, तो ये इसको ओवरकम करने हैं। और लास्ट में ये आप लोगों ने याद रखना है कि अगर हमने लिंगुअल और बकल मसल्स को न्यूट्रलाइज करके सारे फोर्सेस को इक्वल करके अगर डेंचर पे सारे फोर्सेस इक्वल हो जाएं, एक ऐसा जोन जिसमें सारे फोर्सेस लिंगुअल साइड से भी और बकल साइड से भी इक्वल हों, उसी जोन को हमने न्यूट्रल जोन बोलना है। और न्यूट्रल जोन्स में अगर हम डेंचर रखते हैं तो इससे डेंचर की रिटेंशंस मैक्सिमाइज हो जाएगी, यानी मैक्सिमम डेंचर रिटेंशन होगी, क्योंकि इसमें क्या होगा कि डेंचर पे कोई एबनॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा, डेंचर पे कोई डिसलॉजमेंट फोर्स नहीं लगेंगे, जिसकी वजह से मैक्सिमम डेंचर रिटेंशन होगी। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि न्यूट्रल जोन वो जोन्स है जिसमें सारे फोर्सेस लिंगुअल हो या बक्कल्स हो वो सारे इक्वल होते हैं, तो आप लोगों ने ऐसे जोन में डेंचर को रखना है। लास्ट में ये याद रखना है कि शेप ऑफ द डेंचर बॉर्डर इन द डेंचर फ्लैंजेस, कि अगर ओवर एक्सटेंडेड फ्लैंजेस है या जो ये आप लोगों ने याद रखना है कि ओवर एक्सटेंडेड फ्लैंजेस अगर हम बनाते हैं तो ओवर एक्सटेंडेड फ्लैंजेस की वजह से रिटेंशन लॉस होगी, और अगर शॉर्ट फ्लैंजेस बनाएंगे तो भी डेंचर की रिटेंशन लॉस होगी। तो इसमें हमने क्या करना है कि प्रॉपर बॉर्डर मोल्डिंग करनी है। अच्छा, कोरोनाइड प्रोसेस को आप लोगों ने याद रखना है कि दिस इज़ द डिस्टोबकल पोर्शन ऑफ द मिक्सिलरी डेंचर, कि जो फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज दिस इज़ द मिक्सिलरी डेंचर, तो मिक्सिलरी डेंचर की जो ये वाली पोर्शन है इसको हमने कोरोनाइड बोलना है। अब कोरोनाइड जो प्रोसेस है ये इस पे फोर्सेस तब होंगे जब आपकी माउथ ओपनिंग बहुत वाइड माउथ ओपनिंग हो, तो इसमें फिर कोरोनाइड प्रोसेस की वजह से डेंचर की इंस्टेबिलिटी हो सकती है। तो ये भी आप लोगों ने प्रॉपर बॉर्डर मोल्डिंग करनी है, अगर कोरोनाइड प्रोसेस को क्या करना है प्रॉपर रिकॉर्ड करना है। इसके बाद क्लूजल स्कीम्स है कि इस पर भी डिपेंडेंट है डेंचर रिटेंशंस के। फॉर एग्जांपल हमने जो बैलेंस्ड ऑक्लूजन देना है सीडी में या कंप्लीट डेंचर में, हमने बैलेंस्ड ऑक्लूजन देना है। बैलेंस्ड ऑक्लूजन मींस कि आपका जो ऑक्लूजन्स है वो एक ही टाइम पे इंटीरियर में भी कांटेक्ट में हो और पोस्टीरियर भी में भी कांटेक्ट में हो। नॉर्मली जो नेचुरल टूथ में है, नेचुरल टूथ में आपकी जो अक्लूजन होती है वो या तो कि 9 गाइडेड अक्लूजन होती है या ग्रुप फंक्शन अक्लूजन होती है, जिसमें एक साइडेड की अक्लूजन होती है जबकि दूसरी साइड की अक्लूजन नहीं होती है। लेकिन हमने याद रखना है कि जो बैलेंस्ड अक्लूजन है ये कंप्लीट डेंचर में देना है। इसका रीज़न ये है कि अगर हम कंप्लीट डेंचर में बैलेंस्ड अक्लूजन नहीं देंगे तो फिर डेंचर में रॉकिंग होगी और फिर इस तरह से डेंचर की रिटेंशन लॉस होगी। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। दूसरी बात ये है कि जो अक्लूजन है, अगर फॉर एग्जांपल कोई रिज लॉस बहुत ही हुआ है किसी पेशेंट का, तो उसमें हमने मोनोप्लेन्स अक्लूजन देना है। मोनोप्लेन्स मीन्स ये है कि आप लोगों ने याद रखना है कि जो अपर टीथ है और जो लोअर टीथ है इन दोनों में जो कस्पल इंक्लाइनेशंस है,
इस कस्पल इंक्लाइनेशंस को ज़ीरो रखना है। तो इसी कस्पल इंक्लाइनेशन को जब हम ज़ीरो रखते हैं, इसको हम फिर क्या बोलेंगे, मोनोप्लेन अक्लूजन बोलते हैं। मोनोप्लेन अक्लूजन देना है या हमने बैलेंस्ड अक्लूजन देना है, ताकि जो रॉकिंग है डेंजर की ना हो, और जो सवेयर केसेस, जो सवेयर बून लॉसेस जिनका हुआ है, तो उसमें हम मोनोप्लेन अक्लूजन देंगे। इसका रीज़न ये है। अच्छा, नेक्स्ट जो आप लोगों ने याद रखना है कि न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल लाना है। न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल हम कैसे लाएंगे कि जो पेशेंट को ऐसे हैबिट्स डेवलप कराने हैं कि जिसकी वजह से जो प्रोस्थेसिस है वो और उनकी मसल्स की जो रिस्पांस है वो अडॉप्ट हो जाए। फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में आप लोगों ने ये याद रखना है कि कुछ पेशेंट्स जो है वो डेंजर को समझते भी नहीं हैं, तो उसमें उसको आप लोगों ने प्रॉपरली जो है ना वो एजुकेट करना है। तो इससे फिर आपने ये जो साइकोलॉजिकल्स जो इंटॉलरेंस टू द डेंजर होगा फिर वो कम होगा। एंड लास्ट जो आप लोगों ने याद रखना है कि पेशेंट को प्रॉपरली इंस्ट्रक्शन देनी है कि लाइक फॉर एग्जांपल बायलैटरल्स जो है बायलैटरल चीविंग करे, एक साइड से चीविंग ना करे। तो इसकी वजह से फिर क्या होगा कि अक्लूजन आपकी डिस्टर्ब नहीं होगी, आपकी जो डेंजर की रिटेंशन है वो लॉस नहीं होगी। तो इस तरह से जो है आप लोगों ने पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देने हैं। और भी बहुत से इंस्ट्रक्शंस है कि फॉर एग्जांपल आपने डेंजर की हाइजीन कैसे मेंटेन रखनी है, आपनी जो है अपनी ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन रखनी है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन अपने पेशेंट को देने होते हैं।